हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सटेंस। अपन पढ़ रहे थे ईएमटी और ईएमटी के अंदर अपना चल रहा था वेक्टर कैलकुलस। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की आज अपन बात करने वाले हैं। आज अपन वेक्टर कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट किया था वेक्टर कैलकुलस, उसी की अपन बात करने वाले हैं। वेक्टर कैलकुलस के अंदर मैंने कल दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे। अगर कोई फील्ड मैंने बताया था, अगर कोई फील्ड कर्ल फ्री फील्ड है, ऐसी फील्ड है कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड है, तो मैंने बताया था कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड को कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड को इरोटेशनल वेक्टर फील्ड भी बोला जाता है। आपको याद करने की ट्रिक होनी चाहिए CCI। क्या? CCI। अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो वो कंजर्वेटिव भी होगी, और कंजर्वेटिव है तो इरोटेशनल भी होगी। आई होप ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर्ल फ्री होती हैं, जो अपन आगे जाके बात करेंगे। यही आपकी एक मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होती हैं? कर्ल फ्री होती हैं। कर्ल फ्री होती है मतलब कंजर्वेटिव होती हैं, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती हैं। मतलब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड किस फील्ड को बोला जाता है? एक ऐसी वेक्टर फील्ड जिसका क्लोज लाइन इंटीग्रल कितना होता है? 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल। एक ऐसी वेक्टर फील्ड जिसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज 0 होता है, और ओपन लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। और अगर कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है तो वो इरोटेशनल होगी, यानी ऐसी वेक्टर फील्ड कभी भी एक क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मतलब अगर कोई एक वेक्टर फील्ड, मान लो एक वेक्टर फील्ड ए है जो कर्ल फ्री है, तो कर्ल फ्री है तो इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल, अगर मैं स्टोक्स थ्योरम यूज करूंगा तो क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? S इंटू डेल क्रॉस ए डॉट कितना होगा? DS होगा। और अपन को पता है कर्ल फ्री है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब वो फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी है, यानी एक ऐसी वेक्टर फील्ड है जिसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज कितना होता है? 0। मतलब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का ओपन लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल से बात की थी। और अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो वो इरोटेशनल होगी, पक्का इरोटेशनल होगी, यानी वो कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। मतलब ऐसी एक वेक्टर फील्ड अगर वो कर्ल फ्री है तो उसकी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। आज अपन कुछ और एक्स्ट्रा बात करते हैं। मान लो एक कोई फील्ड है बी है, एक कोई वेक्टर फील्ड भी है, तो या तो इसका डाइवर्जेंस 0 होगा या फिर क्या होगा? नॉन जीरो होगा। इसके अलावा और तो कोई केस बनेगा नहीं। एक कोई वेक्टर फील्ड भी है, मैंने लास्ट लेक्चर में है ना कर्ल की बात की थी। कोई वेक्टर फील्ड है, इसका कर्ल या तो 0 होगा या नॉन जीरो होगा। कर्ल अगर 0 होगा तो उसको अपन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलेंगे या फिर इरोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलेंगे। वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल से बात की थी, और वही आगे जाके आपकी मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ये भी आपकी एक मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, आगे जाके बात करेंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस नेचर को फॉलो करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? डाइवर्जेंस लेस होती है। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मतलब अगर दुनिया की कोई फील्ड में अगर बात करता हूं, दुनिया की कोई भी एक वेक्टर फील्ड है, तो या तो उसका डाइवर्जेंस 0 होगा या फिर नॉन जीरो होगा। कोई तीसरा केस तो बनने वाला है नहीं। ये तो इसको अपन इग्नोर करते हैं, इस पे अपन बात करते हैं। अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है तो ऐसी फील्ड को डाइवर्जेंस लेस फील्ड भी बोला जाता है। क्या? डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड भी बोला जाता है। अगर कोई वेक्टर फील्ड है तो उसका डाइवर्जेंस या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अगर 0 है तो इसको डाइवर्जेंस लेस या फिर इसको सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इन अगर कोई वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस लेस है, मतलब जिसका डाइवर्जेंस 0 है, तो उसको अपन सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड भी बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसी फील्ड की अपन डिटेल से बात करेंगे ताकि अपन को आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड को समझना आसान रहेगा। क्या आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको अपन बी से लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बी ही लिखा है। ये मत सुनना ओनली मैग्नेटिक फील्ड। दुनिया की कोई भी फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 होगा उसको सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोला जाता है। और इसके अपन मैं अगर
बात करता हूँ मैं अगर कुछ बात करता हूँ, एक वेक्टर फील्ड है जो क्या है, डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड है। क्या है? डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड या फिर सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोला जाता है। तो देखो, आपको मैंने कल बताई थी, डाइवर्जेंस थ्योरम बताई थी कि किसी भी वेक्टर फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल, किसी भी क्लोज सरफेस एस के अराउंड किसी भी वेक्टर फील्ड बी का क्लोज सरफेस इंटीग्रल कितना होगा? तो आपको बताया था किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एक वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। अगर इसको फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी आई तो अपन वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। वो ये है डाइवर्जेंस थ्योरम, मैंने कल समझाई थी, उसी को यूज ले रहा हूं। डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? डेल डॉट बी डीवी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल डीवी होगा। क्या हो जाएगा? डीवी हो जाएगा। डेल डॉट बी डीवी हो जाएगा। ये मैंने यूज किया डाइवर्जेंस थ्योरम। और अगर कोई वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल हमेशा कितना होगा? 0 होगा। और क्लोज सरफेस इंटीग्रल 0 होने का मतलब यह होता है कि ऐसी वेक्टर फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी? क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी, यानी ऐसी वेक्टर फील्ड की फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज पाथ में ही एग्जिस्ट करती हैं। इसका ना क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑलवेज क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। देखो, कल मैंने समझाया था, मैंने कहा ये आपको क्या देता है? बी डॉट डी एस। मैंने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया तो आपको मैंने बताया था बी डॉट डी एस यानी किसी भी वेक्टर फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल आपको देता है नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस आपको देता है। नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस एस देता है। क्या देता है? एक क्लोज सरफेस एस देता है। यानी इसका मतलब क्या है? बी डॉट डी एस आपको क्या देता है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? जब मैंने स्टार्ट किया था वेक्टर कैलकुलस तो आपको बताया था ये अपन को देता है नेट कितना फ्लक्स लीव हो रहा है उस क्लोज सरफेस से, इसकी अपन को जानकारी देता है। यानी क्लोज सरफेस से नेट कितना फ्लक्स पास हो रहे हैं उसकी जानकारी मिलता है। और अगर मेरी फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। तो इसकी वैल्यू 0 का मतलब कितना है? नेट लिविंग फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट लिविंग फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना को उतना लिव कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल लिव करेगा। नेट लिविंग फ्लक्स कितना है? 0। और मैंने बताया था फ्लक्स आपको किस चीज का मेजरमेंट है? फ्लक्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये फील्ड लाइंस का मेजरमेंट है कि कितनी फील्ड लाइंस बाहर की ओर लिव हो रही हैं। अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसे मान लो 2 फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, 1 अंदर आ रही हैं, तो मैं पूछूंगा नेट कितना फ्लक्स लीव हो रहा है? 1 हो रहा है। 2 बाहर जा रही हैं, 1 अंदर आ रही है, तो कितना फ्लक्स लीव हो रहा है? 1 हो रहा है। अगर किसी क्लोज बाउंड्री के अंदर 2 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, 1 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहां पर कितना नेट फ्लक्स क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। कितना एंटर हो रहा है? 1 हो रहा है। अगर 2 फ्लक्स लाइन एंटर हो रही हैं, 2 ही लिव हो रही हैं, तो यहां पर नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस कितना होगा? 0 हो जाएगा। मतलब टोटल एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू टोटल लिविंग फ्लक्स। फ्लक्स कुछ नहीं होता है, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग द क्लोज सरफेस। यानी उस क्लोज सरफेस से टोटल नेट कितनी फ्लक्स लाइन बाहर निकल रही है, लिव कर रही है, उसका अपन को काउंट करके बताता है। तो देखो, अगर कोई कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो उसका बी डॉट डी एस कितना होगा? 0 होगा। मतलब उसे नेट फ्लक्स कितना लीव होगा? नेट कितना फ्लक्स लीव हो रहा है तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। मतलब उसके अंदर टोटल एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू टोटल लिविंग फ्लक्स होगा। अगर इसके अंदर 1 लाइन एंटर होगी, अगर 2 लाइन एंटर होगी तो 2 ही क्या होगी? लिव करेगा। बिल्कुल लिव करेगा। तो देखो, अपन को पता है अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उसका बी डॉट डी एस कितना होगा? 0 होगा। मतलब टोटल एंटरिंग फ्लक्स, अगर किसी भी इस फील्ड बी के अंदर मैं कोई भी क्लोज सरफेस लूंगा, दुनिया की कोई भी क्लोज सरफेस लूंगा, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल जितनी फ्लक्स एंटर करेगी उतनी कुछ लिव होनी चाहिए। तो देखो, मान लो यहां पर कोई एक ऐसी मेरी ये वेक्टर फील्ड बी है। क्या है? वेक्टर फील्ड बी है। तो मैं क्लोज सरफेस लूंगा ना,
तो जितनी फील्ड एंटर हो रही है उस क्लोज सरफेस के अंदर, चाहे दुनिया की कौन सी भी क्लोज सरफेस एस ले लो, अगर मेरी फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक क्लोज सरफेस लूं, देखो यहां समझना अच्छे से, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ अगर मतलब क्लोज इसका बी डॉट डी एस 0, मतलब इस वेक्टर फील्ड के अंदर मैं कोई भी एक क्लोज सरफेस लूंगा तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितनी फ्लक्स लाइन या जितनी फील्ड लाइंस एंटर होगी उतनी की उतनी वहां से निकलनी चाहिए। तो देखो यहां से अगर ये 1 एंटर होगी, ये भी एंटर होगी, तो 2 एंटर होगी, तो 2 की 2 वापस निकलनी चाहिए। तो ये 2 की 2 वापस क्या हो रही है, निकल रही है, और ये 2 की 2 वापस निकल के वापस एंटर कर रही है। मतलब अगर बी डॉट डी एस अगर 0 मिल रहे हैं, अगर किसी फील्ड लाइन, अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल अगर आपको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी फील्ड लाइंस, ऐसी वेक्टर फील्ड की फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट करती हैं इन द क्लोज पाथ के, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी किसमें, एक क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी, क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। और ऐसे फील्ड लाइंस का ना तो कोई सिंक होगा और ना ही कोई सोर्स होगा, क्या, तभी तो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। ऐसी फील्ड लाइंस का ना तो कोई सिंक होगा ना कोई सोर्स होगा। आगे जाके बात करूंगा, जब अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती हैं, उनका ना तो कोई सिंक होता है ना कोई सोर्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी, ये जाके आगे जाके आपकी मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मैग्नेटिक चार्ज का कोई आइसोलेटेड ऐसे नहीं क्या, ये अगर ये ए चुंबक है, ये इसका एन है, ये एस है, तो इसको अगर मैं कट करूंगा ना तो आप ऐसे नहीं कि यहाँ अलग होके एन बन जाएगा, ये एस बन जाएगा, नहीं बनेगा बिल्कुल। अब अगर आप इसको बीच में से कट करोगे ना तो फिर भी आपका एन एस ही बनेगा इधर। आप आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। आगे जाके अपन जब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अगर किसी वेक्टर फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल 0 मिल रहा है तो मतलब ऐसी वेक्टर फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी, और ऐसी वेक्टर फील्ड लाइंस का ना तो कोई सोर्स होगा ना कोई सिंक होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मतलब अगर आपको ये मिल जाए, कोई वेक्टर फील्ड बी है, उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल आपको 0 मिले, क्या मिले, 0 मिले, ये आपको कब मिलेगा, जब वेक्टर फील्ड कैसी हो, डाइवर्जेंस लेस हो, क्या हो, डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड हो। अगर कोई वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑलवेज 0 मिलेगा, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल का हमेशा 0 मिलना ये शो करेगा कि वेक्टर फील्ड बी है तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे हमेशा होगी, इसकी फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। कैसी होगी, क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी, एक क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। मतलब ऐसी फील्ड लाइंस का ना तो कोई सिंक होगा और ना ही कोई सोर्स होगा, ना तो कोई सिंक होगा ना ही कोई सोर्स होगा, ये क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी वेक्टर फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल आपको 0 मिल जाए तो सीधा दिमाग में ये 2 चीजें आनी चाहिए। इन ये जो वेक्टर फील्ड बी है ना, इसकी अपन वेक्टर फील्ड है तो इसकी फील्ड लाइंस तो अपन करेंगे, शो करेंगे, वो फील्ड लाइंस हमेशा कैसी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी, उनका ना तो कोई सिंक होगा ना कोई सोर्स होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अगर मैं आपको बात करता हूँ, ये मान लो ये क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मान लो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं अगर क्लोज पाथ इधर लेता, कहाँ, मान लो आप, मैंने एज्यूम किया ये कोई एक फील्ड है, मान लो ये कोई फील्ड बी है, डाइवर्जेंस लेस है, कैसी, डाइवर्जेंस लेस है, कैसी फील्ड है, डाइवर्जेंस लेस है। तो ये तो पक्का हो गया, दिमाग में होना चाहिए डाइवर्जेंस लेस मतलब हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। और अपन उसका ऑपोजिट सोचते हैं, ऑपोजिट में सोचता हूँ, क्या पता ऑपोजिट सोच के मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ डाइवर्जेंस लेस फील्ड है, इसका मान लो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ इसका सोर्स है और यहाँ इसका सिंक है, क्या, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ आके खत्म हो रही है, और ये वेक्टर फील्ड मान लो बी है जो कैसी है, डाइवर्जेंस लेस है। तो पता है डाइवर्जेंस लेस है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑलवेज कितना होगा,
जीरो होगा या नहीं होगा? डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके ये तो आपने प्रूव किया था। मैंने ये एज्यूम किया एक फील्ड है डाइवर्जेंस लेस है, तो मैंने ये एज्यूम किया कि एक क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका कुछ सिंक है, कुछ ना कुछ सोर्स है, कुछ ना कुछ सिंक है, और ये क्लोज पाथ में नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, अपन कुछ सोचते हैं। तो देखो बी डॉट डी एस अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस फील्ड के अंदर कोई भी क्लोज पाथ में एज्यूम करूंगा तो उससे नेट फ्लक्स कितना होगा, लीव कितना होगा, जीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर यहाँ इसका सोर्स है और मैं क्लोज पाथ अगर इधर एज्यूम करता हूं, कितना मैंने अगर क्लोज पाथ यहाँ एज्यूम कर लिया तो इस क्लोज पाथ से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा? फ्लक्स इज बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। यहाँ से कितने फ्लक्स क्रॉस हो रहे हैं, ये मान लो अपन ऐसे एज्यूम करते हो टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है? 3 फ्लक्स क्रॉस हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो अपना स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो क्या होगा, नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। जबकि अगर मैं क्लोज सरफेस ऐसे एज्यूम करूंगा ना तो यहाँ से तो फ्लक्स निकल रहा है, इसका मतलब तो क्या है, जितना फ्लक्स निकलेगा उतना को तो एंटर करना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मतलब अगर कोई डाइवर्जेंस लेस फील्ड है तो उसका सिंक और सोर्स नहीं हो सकता है। अगर सिंक होगा, सोर्स होगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अगर आप सरफेस अगर इधर लोगे ना क्लोज सरफेस, फिर तो आपको जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर अपन एंटर कितनी हो रही है, 2 फील्ड लाइन सेंटर हो रही है, निकल कितनी रही है, 2 निकल रही है। इस क्लोज सरफेस के लिए तो बी डॉट ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल अपना कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अपन का बी डॉट डी एस क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, बी डॉट डी एस नॉन जीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इसका मतलब अपन का स्टेटमेंट तो क्या था, अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑलवेज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पर अपन को क्या मिल रहा है, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उसका सिंक और सोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब वो हमेशा कैसे होगी, एक क्लोज पाथ में ही एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी, अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो वो हमेशा एक क्लोज पाथ में ही एग्जिस्ट करेगी। अब आप कौन सा भी सरफेस एज्यूम करो, यहाँ पर मान लो आपने क्लोज सरफेस एस एज्यूम किया, क्या ये मेरी क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर टोटल कितनी फ्लक्स एंटर हो रही है 3, और वापस कितनी निकल रही है, लीव कितनी हो रही है, 3 निकल रही है। आप कैसे भी एज्यूम करो, आप अगर यहाँ एज्यूम करोगे तो यहाँ पर भी एंटर कितनी हो रही है, 2 हो रही है, लीव कितनी हो रही है, 2 हो रही है। अगर कोई डाइवर्जेंस लेस फील्ड है तो वो हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी और उसका ना तो कोई सिंक होगा ना कोई सोर्स होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेट फ्लक्स लिविंग एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस अगर मैं एज्यूम करूंगा इस वेक्टर फील्ड के अंदर तो उससे नेट कितना फ्लक्स लिव होगा, जीरो ही होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा बात करता हूँ। ये कोई मेरी फील्ड है जो कैसी है, डाइवर्जेंस लेस फील्ड है। ये कोई मेरी फील्ड डाइवर्जेंस लेस है। कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो होता था। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो। यानी अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो ये तो प्रॉपर्टी, ये तो आइडेंटिटी अपन को पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उसको मैं इसको कंपेयर करूंगा तो बी लिख सकता हूँ नहीं, डेल क्रॉस से। अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उस फील्ड को किसी दूसरी फील्ड के कर्ल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो उस फील्ड को किसी दूसरे ये कोई दूसरा है, दूसरी वेक्टर फील्ड के कर्ल के रूप में लिखा जा सकता है। और इस ए को बोला जाता है वेक्टर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ वेक्टर फील्ड बी का क्या हो जाएगा, ये वेक्टर पोटेंशियल हो जाएगा। अपन जाके बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो कैसी होती है, डाइवर्जेंस लेस होती हैं और उसके साथ एक वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। वो मैग्नेटिक पोटेंशियल यही है। अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो उसके साथ उसको अपन एक वेक्टर फील्ड के कर्ल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इस दूसरी वेक्टर फील्ड को क्या बोला जाता है, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ वेक्टर फील्ड बी। इस फील्ड बी का क्या बोला जाता है, वेक्टर पोटेंशियल बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है इधर। एक बार क्वेश्चन में आया था, ये कोई मान लो बी एक
डाइवर्जेंस लेस फील्ड है। क्या है ये? एक डाइवर्जेंस लेस फील्ड है। तो इसका वेक्टर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। वेक्टर पोटेंशियल कैसे एग्जिस्ट करेगा? B = डेल क्रॉस A में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। मान लो आपको एक फील्ड दे दे, B दे दे, एक है डाइवर्जेंस लेस फील्ड है, इसका वेक्टर पोटेंशियल दे दे आपको A दे दे, क्या दे दे? A दे दे, और पूछे A.dl आपको क्या फाइंड आउट करके देगा? किसी क्लोज लाइन इंटीग्रल आपको क्या निकाल के देगा? यानी A क्या है? इस डाइवर्जेंस लेस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ एक वेक्टर पोटेंशियल है, और आपको एग्जामिनर पूछे A.dl क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं स्टोक थ्योरम लगूंगा तो क्या हो जाएगा? स्टोक थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा? S हो जाएगा डेल क्रॉस A डॉट क्या हो जाएगा? ds होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल। डेल क्रॉस A क्या होता है? डेल क्रॉस A की वैल्यू किसके इक्वल है? B के इक्वल हो जाएगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा? B.ds होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। और ये क्या, अगर क्लोज होता है, क्लोज में हमेशा अगर कोई डाइवर्जेंस लेस फील्ड है तो उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल तो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये क्या? ओपन सरफेस इंटीग्रल है। क्या है? ओपन सरफेस इंटीग्रल। और ये मैंने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट की तब बताया था कि ओपन सरफेस इंटीग्रल अपन को क्या देता है कि फ्लक्स क्रॉसिंग द ओपन सरफेस S निकाल के देता है। क्या देता है? फ्लक्स क्रॉसिंग द ओपन सरफेस S, यानी इस ओपन सरफेस S से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहे हैं वो अपन को निकाल के क्या देता है? ये वाली आइडेंटिटी देती है। देखो, अगर मेरी फील्ड डाइवर्जेंस लेस है तो आपको पता है वो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी ऐसे। और अगर मैं कोई ओपन सरफेस कंसिडर करता हूँ, क्या ये मान लो मेरे ओपन सरफेस S है, इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, तो वो फ्लक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ओपन सरफेस है तो क्या निकालेंगे? B.ds, यही तो निकालते हैं, यही तो फ्लक्स होते हैं। बिल्कुल, ये फ्लक्स निकालेंगे। और इसकी वैल्यू अपन किसके इक्वल हो जाएगी? इस डाइवर्जेंस लेस फील्ड के साथ जो एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एसोसिएटेड होगा उसका DL के इक्वल होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये चीज़ आपको क्या देगी? अगर क्लोज होता तो पता है डाइवर्जेंस लेस फील्ड के लिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ओपन सरफेस इंटीग्रल 0 हो कोई ज़रूरी नहीं है। ओपन सरफेस इंटीग्रल एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। अगर ओपन सरफेस है तो इसके लिए इसको टोटल कितनी फ्लक्स लाइन क्रॉस करके निकल रही है? 2 करके निकल रही है। मान लो ऐसे भी होगी फील्ड लाइंस, ऐसे भी होगी, बाहर की साइड भी होगी, ऐसे एग्जिस्ट करेगी फील्ड लाइंस ऑफ वेक्टर B की। तो इससे टोटल कितनी क्रॉस करके जा रही है? 2 फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है। ये ओपन सरफेस से कितनी फ्लक्स क्रॉस करके जा रही है वो अपन को ये वाली चीज़ से मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपने वेक्टर कैलकुलस का जो बेसिक था वो कंप्लीट किया था, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए तो थैंक यू सो मच।